चलिए आज हम सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो पिछली बार हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो हमारे यहाँ पर हुई उसके पीछे कारण क्या थे, ठीक है ना। हमें देखना था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारे यहाँ शुरू क्यों हुआ। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो औपनिवेशिक हित थे और जो भारतीय हित थे, दोनों के बीच में जो अंतर विरोध था, उस अंतर विरोध के कारण हमारे देश में एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है। सेकेंड पार्ट में आज हम देखेंगे कि किसी भी देश में अगर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ है तो भारत की अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के लिए सबसे आवश्यक था धार्मिक और सामाजिक सुधार, और दूसरा सबसे मुख्य था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्योंकि भारत एक भौगोलिक इकाई तो थी, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में भारत के लोगों में ये अभी जागरूकता नहीं आई थी कि भारत एक राष्ट्र है। तो ज़रूरी था भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का डेवलपमेंट किया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारतीयों में एक राष्ट्र का फीलिंग, एक नेशन की फीलिंग आई, ठीक है। उन्हीं को आज हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट था पाश्चात्य विचारों का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी। भारत में एक शिक्षित वर्ग पैदा हो चुका था जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। पिछले वाले उसमें हमने देखा है कि भारत में एक शिक्षित वर्ग था जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुका था। अब वो देश विदेश की खबरों से जो है मतलब जागरूक हो रहा था। देश विदेश की खबरें उसे सूचनाओं के रूप में प्राप्त हो रही थी, जिसमें देखा जाए सबसे बड़ा प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा था अमेरिकी क्रांति का जो संपन्न हो चुकी थी, और फ्रांसीसी क्रांति जो संपन्न हो चुकी थी, और उसके बाद अमेरिका में एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण देखा गया और फ्रांस में एक देश का निर्माण देखा गया। यानी कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने भारत में जो शिक्षित वर्ग था उसको उसके अंदर एक राष्ट्रवाद का उदय किया, और वो लोग अब पूरे देश में सभी भारतीयों में इसी राष्ट्रवाद के उदय का प्रयास करते नजर आएंगे। तो पहला कारण हो गया पाश्चात्य विचारों का प्रभाव, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करी और उसकी वजह से जो भारतीय थे, शिक्षित वर्ग था, उनके अंदर राष्ट्र या नेशन की फीलिंग आने लगी थी। दूसरा था अंग्रेजों के अधीन राजनैतिक और प्रशासनिक एकता। अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो भारत एक भौगोलिक इकाई के रूप में था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नवाबों के पास वो बटा हुआ था। उन्होंने जिन क्षेत्रों को जीता और वहाँ पर अपना प्रशासन स्थापित किया, तो यानी राजनैतिक और प्रशासनिक एकता के सूत्र में उन्होंने भारत को बांधने का प्रयास किया। तो उन्हीं क्षेत्रों में, और साथ ही साथ फिर उन्होंने यहाँ पर रेलवे का प्रसार किया, डाक, और इससे ये हुआ कि भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना भारतीयों के लिए आसान हो गया। कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते थे। साथ ही साथ उनके पास विचारों के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम था, वो था इंग्लिश। तो पहला तो ये हो गया कि काफ़ी लंबी दूरी की यात्राएं लोग करने लगे, और पहले जो लंबी दूरी की यात्राएं लोग करते थे उसमें ये होता था कि लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं, अपने साधनों से जा रहे हैं, तो गैदरिंग नहीं होती थी, सब एक साथ नहीं आते थे। लेकिन जब रेलवे में लोग गए तो रेलवे में अब अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ बैठे, और उनके पास भाषा का एक माध्यम भी था, वो था अंग्रेजी, और इससे उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। एक अगला कारण था कि जो भारतीय थे वो अब एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते थे, और इसने भी उनके अंदर एक राष्ट्र की फीलिंग या नेशन की फीलिंग डेवलप करी। अगला देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी देश में अगर कोई क्रांति हो रही है तो उसमें मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा रोल होता है, और भारत में
अंग्रेजों के आने से पहले मिडिल क्लास जैसी कोई भी वर्ग नहीं था, मध्यम वर्ग नहीं था। अगर देखा जाए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में जो भाग लेने वाले लोग थे उसमें आपने देखा था वो किसान थे, वो मजदूर थे, वो सामंत थे, वो जमींदार थे, वो व्यापारी थे, ये सब। यानी यहां पर मध्यम वर्ग कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद 1857 के बाद भारत में एक शिक्षित वर्ग का उदय होता है और उस शिक्षित वर्ग के माध्यम से कुछ नए मध्यम वर्ग निकल कर आता है और उसमें अब शामिल हैं आपके डॉक्टर, इंजीनियर, रिपोर्टर्स, पत्रकार, वकील। ये वो नया मध्यम वर्ग है जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारत में इसका उदय होता दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं भारत में जो नेशनल मूवमेंट चलेगा, जो राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, उसमें इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान, और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आपको लॉयर्स या वकीलों का मिलेगा। तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो भी हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट चल रहा है उसमें इनका योगदान, इनका पार्टिसिपेशन, इनकी भागीदारी आपको दिखाई देगी। यानी इस मध्यम वर्ग के उदय ने भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। क्योंकि अगर ये शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय ना होता तो वो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित ना होते, ठीक है। अंग्रेजों के अधीन जो राजनीतिक और प्रशासनिक एकता के तहत जो आपस में विचारों का आदान प्रदान उन्होंने शुरुआत करी, इससे इन सब चीज़ों से जो है एक देश में एक नेशन की फीलिंग, एक देश की भावना, एक राष्ट्र की भावना जगने लगी। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य में रुचि। देखिए, भारत का जो शिक्षित वर्ग था उसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करी थी, और जब उसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करी तो अंग्रेजों की शिक्षा कुछ ऐसी थी कि उसमें भारत को काफ़ी पिछड़ा हुआ दिखाया गया। तो जब जो शिक्षित वर्ग जिसने शिक्षा प्राप्त करी तो वो अपने इतिहास को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं था और अपने प्राचीन इतिहास को वो कहीं ना कहीं जो है पिछड़ा हुआ समझता था। क्या समझता था? पिछड़ा हुआ। यानी प्राचीन भारतीय साहित्य में उसकी रुचि ही नहीं थी। उसको लगता था कि प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत काफ़ी पीछे था, और अगर बात करी जाए मॉडर्न सोसाइटी की तो उनको लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा जो वेस्टर्न सोसाइटी है वही सबसे आधुनिक है। तो उनको रुचि नहीं थी इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ में उनकी रुचि नहीं थी। तब भारतीय जो साहित्य था उसका अनुवाद किया गया। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। विलियम जोन्स ने क्या बनाई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। और इसी के अंतर्गत कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और बहुत सारे पुराने लिटरेचर को विलियम जोन्स की इस सोसाइटी ने खोजा और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तब भारत के शिक्षित वर्ग ने उसको पढ़ा, तब उसे पता चला कि भारतीय प्राचीन साहित्य भी बहुत ही उत्कृष्ट रहा है, सुपीरियर क्वालिटी का रहा है। तो उनकी रुचि उसमें जगने लगी और वो प्राचीन भारतीय साहित्य को पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अगला था राजनैतिक असंतोष, पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन, या जो है पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन, यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं। राजनैतिक असंतोष, इसमें क्या था कि 1857 की क्रांति के बाद हम देखते हैं रानी का घोषणा पत्र आता है 1858 में, प्रोक्लेमेशन, है ना, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आता है, 1858 का घोषणा पत्र आता है, और बहुत सारे वादे किए जाते हैं, प्रॉमिस किए जाते हैं कि हम आपको राजनीतिक अधिकार देंगे, अब आप जो है रानी की प्रजा हैं, अब आपका ख्याल रखा जाएगा, आपको हर तरह के सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। लेकिन वो सभी सुविधाएं भारतीयों को प्राप्त नहीं होती। इवन जब इन सुविधाओं के लिए जिनकी बात यहाँ पे करी गई भारतीयों के द्वारा उनकी मांग करी जाती है तो प्रतिक्रियावादी शक्तियों के द्वारा
उस समय के जो वायसराय हैं वो काफ़ी रिएक्शनरी दिखाई देंगे, प्रतिक्रियावादी दिखाई देंगे और ऐसे ऐसे कानून लेकर आएंगे कि भारतीयों में असंतोष और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं लिटन, लॉर्ड लिटन आते हैं और जो आपके स्थानीय समाचार पत्र हैं जहां पर राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई बातें जो है सूचनाओं के रूप में लिखी जा रही थी, कह सकते हैं समाचार पत्रों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया जा रहा था या प्रचार किया जा रहा था। लॉर्ड लिटन आता है और वो लेकर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और उसके माध्यम से जितने भी स्थानीय भाषा के समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी उन पर रोक लगा दी जाती है। इससे भी भारतीयों में असंतोष जगने लगता है। ठीक है, हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इससे भी भारतीयों में असंतोष पैदा होने लगता है। और एक सबसे मुख्य यहाँ पर और है, वो है अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला नस्लीय भेदभाव। अंग्रेज अपने आप की अपनी रेस को बहुत सुपीरियर मानते थे और वो भारतीयों के साथ कहीं ना कहीं हर जगह नस्लीय भेदभाव करते हुए दिखाई देते थे। आगे चल के जैसे भगत सिंह वगैरह में आप देखेंगे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, है ना, पिक्चर हॉल के बाहर क्या लिखा रहता है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी ये नस्लीय भेदभाव है। और उसी का एक उदाहरण आपको मिलेगा इल्बर्ट बिल। 1883 में एक इल्बर्ट बिल आता है। हुआ ये था कि भारत में जो लोग अपराध करते थे तो अगर वो यूरोपीय है तो यूरोपीय अपराधी की सुनवाई यूरोपीय जजों के सामने होती थी और इससे वो छूट जाते थे। यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई जो है यूरोपीय जजों के सामने होती, उससे वो क्या होता था, छूट जाते थे। और इस इल्बर्ट बिल में ये किया गया कि अब जो यूरोपीय अपराधी होंगे, भारतीय अपराधी भी और यूरोपीय अपराधी, उनकी सुनवाई अब भारतीय जज भी कर सकते हैं। भारतीय जज यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई भी कर सकते हैं। इसको लेकर जो यूरोपियंस थे उन्होंने प्रदर्शन कर दिया और उन्होंने इतना ज़बरदस्त विरोध किया कि इल्बर्ट बिल में संशोधन करना पड़ा। और संशोधन ये किया गया कि अगर कोई यूरोपीय क्रिमिनल है, यूरोपीय अपराधी है, अगर वो चाहता है कि कोई भारतीय जज उसकी सुनवाई करे तब उसको भारतीय जज उसकी सुनवाई करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी यहाँ पर भी वो अपनी नस्लीय श्रेष्ठता और भेदभाव को दिखाते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो है उदय में अपना योगदान दिया। ये वो सारी घटनाएं हैं, जैसे पाश्चात्य विचारों का प्रभाव। अगला है अंग्रेजों के अधीन जब राजनैतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित हुई, मध्यम वर्ग का उदय होना, प्राचीन भारतीय साहित्य में भारत के शिक्षित वर्ग की रुचि जो कि पहले नहीं थी, राजनीतिक असंतोष पैदा होना, 1857 में जो भी घोषणाएं की गई वो भारतीयों को प्राप्त नहीं हो रही थी, और नस्लीय भेदभाव। ये वो कारण हैं जिसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया। तो ये सेकंड पार्ट में इतना हम देखते हैं। तीसरे भाग में इससे आगे की हम घटनाएं देखेंगे। ठीक है।